हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री का 7th चैप्टर करेंगे। तो हमने जो लास्ट चैप्टर में किया था बौद्ध और जैन धर्म के बारे में देखा था, मतलब बेसिक्स जो भी बातें थी वो हमने देखी थी। अब हम बात करेंगे राज्य से साम्राज्य कैसे बने, मतलब छोटे छोटे जो राज्य बन रहे थे उससे एकदम से फिर इतने बड़ा साम्राज्य बनने लग गए, तो उनमें कैसे परिवर्तन आने लगे। तो जब हम रुपए देखते हैं ना, आपने भी रुपए का सिक्का देखा होगा या फिर पैसे वगैरह देखे होंगे, तो उन पर कुछ शेरों के चित्र बने होते हैं। तो उनकी एक अलग हिस्ट्री है, मतलब एक बहुत लंबा इतिहास है, अलग तो नहीं है, यहीं से रिलेटेड है। वो एक साम्राज्य के द्वारा एक मतलब स्तंभ पर पत्थरों को काटकर वो मूर्ति बनवाई गई थी इतिहास में। तो अब उनको जो रुपए पर हम देखते हैं ना, हेड और टेल, जो एक साइड आप हेड देखते हो है ना, जो शेरों की मूर्ति बनी होती है, तो वो उनको सारनाथ में एक बड़ा स्तंभ था उन पर स्थापित किया गया था। तो वहीं से ही उनका जो चित्र लिया गया है। तो वो जो अशोक सम्राट था वो उन्होंने बनवाया था। इतिहास के जो बड़े बड़े राजा होते थे उनमें एक अशोक भी था, बहुत बड़ा राजा था। तो और उनके निर्देश पर मतलब कई स्तंभ और पत्थरों पर अभिलेख बनवाए गए थे। इससे पहले हम ये देखें कि अभिलेख क्या होता है। पहले ये समझते हैं कि उनके जो राज्य था उनको साम्राज्य क्यों कहा जाता है। जब हम पीछे देखते हैं जो अलग अलग राज्यों के बारे में, जैसे हमने मगध, वज्जी, तो उनमें हम राज्यों को उनको जनपद, महाजनपद का है। लेकिन जो अशोक है उसके हम राज्य नहीं, उसको हम साम्राज्य बोलते हैं। इतिहास में जब भी हम देखते हैं ना अशोक के बारे में, तो ऐसी बात होती है कि उनका एक बहुत बड़ा साम्राज्य था। पहले आप यहाँ पर चित्र देख सकते हैं, ये है शेरों वाला स्तंभ। तो ये अशोक के द्वारा बनवाया गया था और आज इनको हम रुपए पर मतलब देखने को मिलते हैं, हमें रुपए पर इनका चित्र मिलता है। अशोक जिस भी साम्राज्य पर शासन करते थे उनकी स्थापना उनके दादाजी ने की थी। उनके दादा का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। लगभग 2300 साल पहले उनकी साम्राज्य की स्थापना हुई। चाणक्य और कौटिल्य जो थे वो एक बुद्धिमान व्यक्ति थे, चंद्रगुप्त की सहायता करते थे। चाणक्य ने अपने जो अर्थशास्त्र नाम की एक बुक लिखी है उसमें उनके विचार देखने को मिलते हैं। साम्राज्य में बहुत सारे नगर होते थे। मानचित्र में हम जब देखेंगे तो उन्हें काले डॉट से दिखाया होगा, जो भी बहुत अलग अलग नगर थे इस साम्राज्य में। इसमें साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे प्रमुख नगर थे। मतलब जो साम्राज्य की राजधानी थी वो जब बनी तो उसमें कौन कौन राजधानियां थी? पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला ऐसे प्रमुख नगर होते थे। तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के बीच संबंध स्थापित करने का एक रास्ता था। अब देखिए, जो अशोक था वो एक पहला राजा था ऐसा जिसने युद्ध का त्याग किया था, मतलब युद्ध से संन्यास ले लिया था। क्योंकि जब उसने युद्ध करते हुए देखा तो उसने ये चीज़ देखी कि इसमें बहुत जनता का नुकसान हो जाता है, उससे हासिल कुछ भी नहीं होता। तो उसके बाद उन्हें मतलब गिल्टी फील होता है, प्रयाश्चित करते हैं और वो युद्ध से त्याग ले लेते हैं। तो अब देखिए वंश क्या होता है। जैसे उनके दादाजी ने उनके साम्राज्य की स्थापना की तो उनको आगे बढ़ाते गए, तो ऐसे उनकी जो वंश प्रणाली चलती गई। जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद राजा बनते हैं तो उन्हें एक वंश का कहा जाता है। मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा थे। पहले जो चंद्रगुप्त, फिर उसका बेटा बिंदुसार और उसका पुत्र अशोक। मतलब ये 3 जो हैं महत्वपूर्ण राजा थे वंश के आधार पर, ठीक है। तो जो हम देख रहे तक्षशिला, वो उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए एक मार्ग था। दूसरी तरफ जब हम देखेंगे उज्जैन, उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत में जाने वाला एक रास्ता था। इन नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे, क्योंकि इस समय पर बहुत से ऐसे कारीगर बनने शुरू हो गए थे, व्यापारी आने लग गए थे, सरकारी अधिकारी थे। क्योंकि एक सेना जैसे जो राज्य होता था तो उसमें एक सरकार की स्थापना की जाने लगी, शिल्पकार रहते थे। तो साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्र में किसान, पशुपालकों के गांव भी बसे हुए थे। मध्य भारत जैसे इलाके में ज़्यादातर जंगल होते थे। वहां पर लोग क्या करते थे, फल फूल को इकट्ठा करते, जानवरों का शिकार करके अपना जीवन भर चलाते थे। साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में लोग भिन्न भिन्न भाषा बोलते थे और वे लोग अलग अलग प्रकार का भोजन भी करते थे और यहाँ तक कि अलग अलग किस्म की वो पोशाक भी पहनते थे, क्योंकि जियोग्राफिकल सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही वहाँ का जो खान पान, भोजन है, सारा कुछ देखा जाता है, ठीक है। चित्र में आप देख सकते हैं ये मौर्य साम्राज्य है, उस समय के जो प्रमुख नगर हैं। और ये जो काले डॉट से दिखाई गई है ये है राजधानी। यहाँ पर आप देख सकते हैं पाटलिपुत्र जो इधर बिहार झारखंड के क्षेत्र में, उज्जैन मध्य भारत में जो आता है, गुजरात है ना मध्य भारत में, उसके बाद यहाँ पर तक्षशिला जो आज का पाकिस्तान है। तो ये 3 महत्वपूर्ण राजधानियां थी और बाकी जो छोटे छोटे रेड कलर के वो पूरे राज्य दिखाए गए हैं।
जिन जगहों पर अशोक के हमें शिलालेख मिले हैं उन्हें लाल रंग से दिखाया गया है। तो आप देख सकते हैं लाल रंग के जिन पर हमें शिलालेख मिलते हैं। ये देखिए रेड कलर के भारत के बाहर भी हैं, जैसे पाकिस्तान में, इधर अफगानिस्तान में है, तो भारत के बाहर भी उनका बहुत बड़ा साम्राज्य था। अब देखिए राज्य साम्राज्य में डिफरेंट क्या था, मतलब क्यों अलग अलग माने जाते हैं। साम्राज्य जो होते हैं वो राज्य में बड़े, जैसे कि मान लीजिए ये छोटे छोटे राज्य हैं, तो इनको मिलाकर एक बड़ा साम्राज्य बन गया। तो उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेना की जरूरत होती थी साम्राज्य के लिए, इसलिए सम्राटों की जो राजाओं की तुलना में ज़्यादा संसाधन की जरूरत होती। जो सम्राट होते थे जिसे अशोक सम्राट कहा जाता है, तो उनको ज़्यादा संसाधनों की जरूरत होती थी। इसी कारण बड़ी संख्या में वो कर इकट्ठा करते थे और अधिकारियों की भी ज़रूरत उन्हें होती थी। मतलब अधिकारियों को उनको पद देने शुरू कर दिए कर इकट्ठा करने के लिए। साम्राज्य का जो प्रशासन था, एडमिनिस्ट्रेशन, वो कैसे चलता था। मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा माना जाता है इतिहास में। जब भी हम इसको डिटेल में करेंगे तो बहुत बड़ा साम्राज्य था ये, इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाके पर सम्राट का सीधा कंट्रोल होता था। इसका मतलब ये हुआ कि इस इलाके के जो गांव और शहरों के किसान थे, पशुपालक, शिल्पकारी, व्यापारी, उनसे कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों को नियुक्त करता था। मतलब कि जो डायरेक्ट कंट्रोल था पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर, तो फिर अधिकारी नियुक्त किए जाते थे कर लेने के लिए। कर किन से लिया जाता था? किसानों से, पशुपालकों से, शिल्पकारों, व्यापारियों से। जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे अधिकारी उनको सजा भी देते थे। मतलब जो कर देने से मना कर देते फिर अधिकारियों के द्वारा सजा दी जाती थी। इनमें कई अधिकारियों को सैलरी भी मिलती थी। और जो संदेशवाहक होते थे, मतलब जो मैसेंजर होते, एक जगह से दूसरी जगह संदेश लेकर जाना, वो घूमते रहते थे और राजा के जासूस की तरह काम करते थे, क्योंकि जो राजा के अधिकारी थे उन पर नजर रखते थे कि कहीं वो अपना मतलब बीच में कोई करप्शन या घपलाबाजी तो नहीं कर रहे। इन सब के ऊपर सम्राट होता था और वो राज परिवार वरिष्ठ मंत्रियों की सलाह से सब पर कंट्रोल करता था। मौर्य साम्राज्य के अंदर छोटे छोटे प्रांत थे। इन पर तक्षशिला, उज्जैन जैसी जो राजधानियां थी उनसे मतलब शासन किया जाता था। कुछ हद तक जो पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था। अक्सर राजकुमारों को वहां का गवर्नर बना दिया जाता था, राज्यपाल। लेकिन ऐसा लगता है कि इन जगहों पर जो स्थानीय परंपरा और नियमों को ही माना जाता था। भले ही राजा अपने कुछ नियम बना ले, लेकिन वहां पर जो स्थानीय परंपराएं चल रही थी उनको ही माना जाता था। जो प्रादेशिक केंद्र थे उनके बीच विस्तृत क्षेत्र थे। इनके इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों, नदियों पर ही नियंत्रण रखते थे। जो प्रादेशिक केंद्र होते हैं तो जो कि आवागमन के लिए महत्वपूर्ण होते थे, आवाजाही करने के लिए, यहाँ से उन्हें जो भी संसाधन कर भेंट के रूप में मिलते थे उसे इकट्ठा करते थे। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में लिखा है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए जाना जाता है। मतलब वहाँ से अलग अलग प्रकार के अलग अलग क्षेत्रों में हमें वस्तुएं मिलती हैं। उत्तर पश्चिम में कंबल, दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए बहुत फेमस था। तो ऐसा संभव है कि जो संसाधन है वो नजराने के रूप में इकट्ठे किए जाते थे। जैसे नजराना देना मतलब किसी को कोई तोहफा देना अपनी मर्जी से ना। जंगल वाले इलाके से आते थे जो लोग, वहाँ रहने वाले लोग काफ़ी हद तक आज़ाद थे। उनसे ये उम्मीद की जाती थी कि वो मौर्य जो अधिकारी हैं उनके लिए हाथी, लकड़ी, मधु और मोम जैसी चीज़ें लेकर आएँ। तो ऐसा उनसे एक्सपेक्ट किया जाता था। नजराना क्या होता है? जहाँ कर नियमित ढंग से इकट्ठा किया जाता था वहाँ पर नजराना जो है अनियमित रूप से, मतलब जब भी संभव हो तब लिया जाता था। नजराने विविध पदार्थों के रूप में होते थे और ऐसे लोगों के लिए जाते थे जो कि स्वेच्छा से इसे देते थे। मतलब अपनी मर्जी से देना नजराना होता है, और जो फिक्स जो नियमित तरीके से लिया जाता है वो टैक्स होता है। अब देखिए राजधानी में सम्राट का क्या मतलब सिचुएशन थी। जो मैगस्थनीज है चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया का एक यूनानी राजा है, सेल्यूकस, निकेटर का राजदूत था, एम्बेसडर जिसे बोलते हैं। तो मैगस्थनीज ने जो कुछ भी देखा उसका विवरण यहाँ पर देता है। कहता है कि सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता है। मतलब जब भी सम्राट जनता के सामने आता है तो बहुत बड़ा जश्न मनाया जाता है। उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता है। मतलब राजा को भगवान के बराबर माना जाता था, उन्हें सोने की पालकी में ले जाते थे। उनके अंगरक्षक सोने चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते थे। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर भी चलते थे। इन पेड़ों पर तोतों का एक झुंड रहता है जो कि सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता है।
राजा हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते हैं, मतलब जो महिलाएं उसकी सेना में होती हैं, वे हमेशा इस बात से डरते थे कि कहीं कोई उनकी हत्या ना कर दे। इसलिए उसके खाने से पहले नौकर उसके खाने को टेस्ट करते थे और लगातार एक जगह पर, मतलब वो एक से ज़्यादा दिन एक रूम में नहीं रहते थे, क्योंकि उन्हें डर होता था कि कहीं उनकी मृत्यु ना हो जाए। पाटलिपुत्र के बारे में क्या लिखते हैं, उन्होंने कहा कि यह बहुत बड़ा और विशाल नगर है। ये विशाल प्राचीर से घिरा हुआ है। इसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार हैं। 2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हुए हैं। राजा का महल काठ से बना हुआ है, जिसे पत्थर की नक्काशी से बनाया गया। चारों तरफ उद्यान, मतलब बाग बगीचे, चिड़ियों के लिए बसेरे बने हुए हैं। तो ये वर्णन करते हैं मैगस्थनीज जब यात्रा के लिए आते हैं। तो उन्होंने एक तरफ तो उन्होंने सम्राट के जो मतलब जब उनकी शोभा यात्रा निकलती थी तो उनके जब वो जनता के सामने समस्याओं को लेकर, मतलब समस्याओं को सुनने के लिए जाते थे, तो उनका वर्णन किया। तो दूसरी तरफ उन्होंने पाटलिपुत्र राजधानी के बारे में बताया, जिसे आधुनिक पटना कहा जाता है। अब देखिए, अनोखा जो अशोक था वो एक अनोखा सम्राट था। अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध फेमस शासक थे। वे ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक संदेश पहुंचाने की कोशिश की थी, मतलब अभिलेख लिखवाए जिससे जनता तक संदेश पहुंच सके। ज़्यादातर अभिलेख उसने प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में मिलते हैं, क्योंकि जब हम इससे पहले के राजा देखते हैं तो वो ब्राह्मणों के द्वारा, पुजारियों, उनके द्वारा अभिलेख लिखे जाते थे। तो वो संस्कृत भाषा या वो भाषा में लिखे जाते थे जो लोगों को कम समझ आती थी। लोगों को प्राकृत भाषा, ब्राह्मी लिपि समझ आती थी, तो अशोक ने इस लिपि में अभिलेख लिखवाने शुरू किए थे। अशोक का जो कलिंग युद्ध होता है वो क्या था? कलिंग जो है एक उड़ीसा का एक प्राचीन नाम है, मतलब उड़ीसा का पुराना नाम है कलिंग। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए युद्ध लड़ा था, लेकिन युद्ध जनित हिंसा, खून खराबा देखकर उन्हें फिर युद्ध से नफरत हो गई। उन्होंने निर्णय लिया कि भविष्य में कभी भी युद्ध नहीं करेंगे। जब कलिंग जीतने के लिए उसने युद्ध लड़ा तो बहुत खून खराबा, बहुत लोगों का नुकसान देखकर उसने देखा कि वहाँ पर तो मतलब पूरा समाज ही बर्बाद हो गया। तो इसी वजह से उन्हें नफरत हो जाती युद्ध से। तो फिर उन्हें प्रयाश्चित होता है, तो वो यह निर्णय लेते हैं कि वो कभी भी भविष्य में युद्ध नहीं करेंगे। मतलब युद्ध का त्याग करने वाला पहला राजा भी कहा जाता है। कलिंग युद्ध का वर्णन अभिलेख में एक मिलता है, जो अशोक ने अभिलेख लिखवाया। उन्होंने कहा, राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग पर जीत हासिल की। लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए, मतलब उनको कैद किया गया। 1 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए, मतलब इतना नुकसान हुआ। इससे मुझे अपार दुख हुआ। तो क्यों हुआ? कहता, जब किसी आज़ाद देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मर जाते हैं, बहुत सारे बंदी बनाए जाते हैं। इससे ब्राह्मण और श्रमण भी मर जाते हैं। जो लोग अपने सगे संबंधी मित्रों से बहुत प्यार करते हैं, दासों से, मृतकों के प्रति वो दयावान होते हैं, वे भी युद्ध में या तो मारे जाते हैं या फिर अपने जो प्रियजन, उनके जो रिलेटिव्स होते हैं, उनको खो देते हैं। वो अशोक लिखते हैं कि मुझे पश्चाताप हो रहा है। मैंने अपने धर्म का पालन करने और दूसरों को शिक्षा देने का निश्चय किया है। मैं मानता हूँ कि धर्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज़्यादा अच्छा है। वो कहता है कि अगर मैं धर्म की शिक्षा देकर लोगों का दिल जीतूँ तो वो ज़्यादा आसान है। मैं यह अभिलेख भविष्य के लिए संदेश के रूप में लिखवा रहा हूँ कि मेरे बाद मेरे बेटे और पोते भी युद्ध ना करें। तो इसीलिए उन्होंने अभिलेख लिखवाए थे, जो उसमें ये उन्होंने कहा कि मेरे बाद कोई भी मेरे वंश का युद्ध ना करे। तो मैं ये संदेश के रूप में इस अभिलेख को छोड़ रहा हूँ। इसके बदले उन्हें सोचना चाहिए कि धर्म को कैसे बढ़ाया जाता है। तो इसी तरह जब हम देखते हैं, जो अशोक ने धर्म का पालन किया था, अब उसकी शिक्षा लोगों तक पहुंचानी शुरू कर दी थी, तो उसने फिर अपने पुत्र और पुत्री को भी भेजा था बाकी देशों में, जैसे श्रीलंका, म्यांमार वाले क्षेत्र में, कि आप धर्म का प्रचार करके आओ। अशोक का धर्म क्या था, इसका अर्थ क्या है? अशोक के धर्म में किसी देवता की पूजा, कर्म कांड की जरूरत नहीं थी। उन्हें यह लगता था कि जैसे माता पिता या जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही उनका भी फर्ज बनता है कि अपनी प्रजा को निर्देश दें, अच्छे काम करने के लिए प्रेरित करें। बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित थे। ऐसी कई समस्याएं थी जिनके लिए उनमें संवेदना होती थी। उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग रहते थे। इससे क्या होता था, कई बार वाद विवाद भी हो जाते हैं, क्योंकि ऐसा होता है ना, कुछ लोग कहते हैं कि हमारा धर्म अच्छा, हमारे धर्म में ये बात है, तुम्हारा धर्म ऐसा है। तो इसी तरह से वाद विवाद भी बढ़ जाते हैं।
जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी। ऐसे बहुत से कर्मकांड प्रचलित थे। दासों और नौकरों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता था। इसके अलावा परिवार में पड़ोसियों के बीच भी झगड़े होते रहते थे। अशोक ने फिर महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान उनका कर्तव्य है, मतलब कि उनका कर्तव्य है कि इन समस्याओं से निपटारा किया जाए। फिर उन्होंने धम्म महामात नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की, जो कि जगह जगह पर जाकर धम्म की शिक्षा देते थे, क्योंकि अशोक के द्वारा हर एक जगह जाना संभव नहीं था। फिर उसने अपने अधिकारी नियुक्त किए, उनको धम्म महामात कहा जाता है, जो कि हर एक जगह जाकर धम्म की शिक्षा देते थे। इसके अलावा अशोक ने और भी संदेश लिखवाए हैं। संदेश कई स्थानों, शिलाओं पर, स्तंभों पर भी उन्होंने खुदवा दिए थे। अधिकारियों को ये उन्हें मतलब इंस्ट्रक्शन दिए गए थे कि राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाया जाए जो खुद नहीं पढ़ सकते, मतलब कि जिन लोगों को पढ़ना लिखना नहीं आता था उन पर भी विशेष ध्यान देना है, उनको पढ़कर सुनाना है। अशोक ने धम्म के विचारों के प्रति प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस में भी अपने दूत भेजे थे। अपने पुत्र महेंद्र और उसकी पुत्री संघमित्रा को इसी काम के लिए उसने श्रीलंका भेजा था। मतलब अपने परिवार के लोगों को भी उसने धम्म की शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए भेजा था। यहाँ पर आप देख सकते हैं मूर्ति, ये पत्थर की मूर्ति है। बिहार के रामपुरवा में एक मौर्यकालीन स्तंभ का हिस्सा है, मतलब जो स्तंभ जो अशोक ने बनवाए थे उसका ही ये एक पार्ट है। तो उस समय की जो मूर्ति कला, ये उसका वर्णन करती कि उस समय ऐसी मूर्ति कला होती थी। और उस समय पशुओं को बहुत सम्मानजनक मतलब देखा जाता था सम्मान से, जिस वजह से उनकी मूर्तियाँ बनाई जाती थी। फिर क्या किया अशोक ने? सड़कें बनवाई, कुएं भी खुदवाए और विश्राम गृह बनवाए। विश्राम होता है जो आराम करने के लिए। इसके अलावा उन्होंने मनुष्यों, जानवरों की जो भी चिकित्सा थी, मतलब उनके बीमारियों का समाधान करने के लिए भी व्यवस्था की थी। अपनी प्रजा के लिए अशोक का संदेश क्या था? उनका संदेश था कि लोग मतलब अलग अलग मौक़ों पर अनुष्ठान करते हैं। अनुष्ठान होता है कोई भी धार्मिक कार्य, पूजा पाठ करना, किसी को दान देना, भूखे को खाना खिलाना, ऐसा। उदाहरण के लिए जब बीमार होते हैं, जब उनके बच्चे का विवाह होता है, बच्चे के जन्म पर यात्रा शुरू करते हैं, तरह तरह के धार्मिक कार्य करते हैं। तो अशोक लिखते कि ऐसे कर्मकांड किसी काम के नहीं है, मतलब किसी भी काम नहीं आएंगे। इसके बदले अगर लोग दूसरी रीतियों को माने तो वो ज़्यादा फल देंगे, उससे ज़्यादा फायदा मिलेगा। वो रीतियाँ कौन सी थी? वो कहते थे कि अपने दास नौकरों के साथ अच्छा बिहेवियर करो, बड़ों का आदर करो, सभी जीवों पर दया करो, ब्राह्मणों तथा श्रमणों को दान दो। तो ये नीतियाँ उनकी थी। अपने धर्म की प्रशंसा या दूसरे धर्म की निंदा करना, दोनों ही बातें गलत हैं। अशोक लिखते हैं कि अगर हम अपने धर्म की पालना करते हैं, मतलब अपने धर्म को प्रशंसा, तारीफ करते हैं, दूसरे की निंदा करते हैं, तो ये चीज़ भी गलत है। हर किसी को दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए। अगर कोई अपने धर्म की तारीफ करता है, दूसरों के धर्म की बुराई करता है, तो असल में वो अपने धर्म को ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। इसलिए हर किसी को दूसरे के धर्म के प्रमुख विश्वासों को समझने की कोशिश करते हुए उसका आदर करना चाहिए। तो ये अशोक ने संदेश लिखवाए थे जनता के लिए कि आप इन नीतियों को अपना सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख, ये लिपि है, ये लिपि ब्राह्मी लिपि है, जो आधुनिक भारत की ज़्यादातर लिपियां हैं सैकड़ों सालों से जो ब्राह्मी लिपि से, मतलब इसी लिपि से उत्पन्न हुई हैं। आप ये देखिए देवनागरी का अ ऐसे, आरंभिक ब्राह्मी में अ ऐसे था, फिर बांग्ला में ऐसे, मलयालम में ये और तमिल में ये। तो ये अलग अलग भाषा में ये जो होता है ना छोटा अ अनार्थ, उसका ये चित्र दिया, मतलब उनको ऐसे लिखा जाता है। तो ये चैप्टर बस इतना ही था। इसमें जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं वो कौन से थे? साम्राज्य हमने देखा, जो छोटे छोटे राज्यों को मिलकर एक बड़ा साम्राज्य बना। राजधानी हमने देखी, कैपिटल होती है। अधिकारी जो जिनको नियुक्त किया था राजा ने। संदेशवाहक, एक जगह से दूसरी जगह संदेश पहुंचाने के लिए। प्रांत, उसके बाद धम्म देखा हमने, जो अशोक का धम्म था, उसने अपने धम्म का प्रचार करने के लिए अपने फैमिली वालों को भी भेजा था, है ना। यहाँ पर एक टाइम लाइन है, मतलब मौर्य साम्राज्य की शुरुआत होती है लगभग 2300 साल पहले। इसके अलावा जो उस समय व्यापार होता था, तो ये व्यापार के रूट होते थे, मतलब सिल्क रूट जिसे नाम दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर एक जानकारी दी हुई है सिक्कों के बारे में। लगभग 2200 साल पहले मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया था, धीरे धीरे पतन होना लगा। इसके स्थान पर और भी जगहों पर नए राज्य का उदय हुआ था। पश्चिम, उत्तर में और उत्तर भारत के कुछ भागों में करीब 100 सालों तक हिंद यमन राजाओं का शासन रहा था। हिंद के जो राजा थे
इनके बाद पश्चिम उत्तर और पश्चिम भारत पर शक नाम के मध्य एशियाई लोगों ने शासन किया। इनमें से कुछ राज्य लगभग 500 वर्षों तक टिके रहे, जबकि जो शक शासक थे उनको गुप्त शासकों से हार नहीं मिल पाई। शकों के बाद कुषाणों का शासन आता है और उत्तर तथा मध्य भारत में कुछ इलाकों में मौर्य सेना नायक पुष्पमित्र संघ शुंग ने एक राज्य की स्थापना की थी। मतलब भारत पर और भी देशों से आकर, और भी प्लेसेस से आकर लोगों ने राज किया है। सिक्के यहाँ पर दिए हुए हैं। ये है हिंद यमन का सिक्का, उस समय भारत में ये प्रचलित था। उसके बाद कुषाणों का सिक्का ये था, आप देख सकते हैं ये कुषाण है, ठीक है। जो पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों पर शकों का शासन था, वहीं पर ही पश्चिम भारत और मध्य भारत पर शासन कर रहे थे सातवाहन, तो उनका शासक था। तो जो सातवाहनों का शासन था लगभग 400 साल तक तो टिका रहा। लगभग 1700 साल पहले ही मध्य तथा पश्चिम भारत में वाकाटक वंश का शासन स्थापित होता है, ठीक है। तो ये शकों का सिक्का है, कुषाण, ये शकों का ऐसा है ना। सिक्कों पर ये वो चित्र बनाए जाते थे जो कि उनके साम्राज्य के लिए, उनके राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते थे। इसके अलावा और भी कई राज्य और राजा थे, उनके बारे में हमें सिर्फ कहाँ से पता चलता है, सिक्कों में, पांडुलिपियों, पुस्तकों में, क्योंकि इतने 100 साल पहले तो कोई व्यक्ति जिंदा है नहीं जैसे हमें पता चलेगा। तो ये हमें उनके जो भी अभिलेख थे, सिक्के मिलते हैं, पांडुलिपि, पुस्तकें मिलती हैं ना, बहुत से ग्रंथ मिलते, तो उनमें हमें उनका जिक्र मिलता है। इन सबके साथ अनेक परिवर्तन भी हो रहे थे, जिसमें सामान्य स्त्री पुरुषों का महत्वपूर्ण योगदान था। इसमें कृषि का प्रसार हुआ, नए शहरों का उदय हुआ, उद्योग व्यापार में प्रगति हुई। व्यापारियों ने एक तरफ जहां पर उपमहाद्वीप के अंदर और बाहर जमीन के रास्तों की खोज की, वहीं पर पश्चिम एशिया, पूर्वी अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया के समुद्री रास्ते भी खुलते गए। मतलब समुद्री मार्गों के बाद मतलब जो स्थल मार्ग था उसकी खोज होती गई, जमीनी रास्तों की, फिर समुद्री मार्गों की खोज हुई। मंदिर, स्तूप और अन्य इमारतों का निर्माण होता गया, किताबें लिखी गई और साथ ही जो वैज्ञानिक थे उनकी भी, वैज्ञानिकों ने भी खोज की। ये सारी बातें साथ साथ हो रही थी। मतलब ऐसा नहीं हो रहा था कि एक समय मार्गों की खोज हुई, दूसरी समय कृषि, तो ये सब कुछ परिवर्तन एक साथ ही नजर आ रहे थे। तो ये आप सिक्के देख सकते हैं, ये है सातवाहनों का सिक्का, ऐसे स्क्वायर शेप में था। शकों का ऐसे था। तो ये चांदी के सिक्के होते थे, तांबे के, टिन के, जो भी मेटल्स होते हैं, ठीक है, उस समय जो भी प्रचलित थे। तो ये हमारा जो चैप्टर था ये आज का इतना ही था, जिसमें मेन यही था, अशोक साम्राज्य के बारे में देखा। अगर देखा जाए तो अशोक साम्राज्य बाकी राज्यों की तरह क्रूर नहीं था। हालांकि पहले उसका ये मोटिव था कि हर एक क्षेत्र को जीतना, लेकिन जब उसने युद्ध के नुकसान के बारे में देखा, अपनी आंखों से देखा कि इतना युद्ध का नुकसान होता है, तो फिर वो युद्ध से संन्यास ले लेता है और फिर अपने धर्म की शिक्षा लोगों तक पहुंचाना शुरू कर देता है। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।